प्लासी के युद्ध के बाद जब मीर जाफर बंगाल के तख्त पर बैठा तो उसे लगा कि उसने दुनिया जीत ली है। उसे लगा कि अब वो बंगाल का, उस दौर के भारत के सबसे अमीर सूबे का एक लौता मालिक है। लेकिन तख्त पर बैठने के कुछ ही दिनों बाद मीर जाफर को उस सच्चाई का एहसास हुआ जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। मुबारक हो नवाब साहब, लेकिन याद है ना, हमने आपको तख्त पर बिठाने के लिए जो सेना और हथियार इस्तेमाल किए उसका हर्जाना आपको देना था। कंपनी के अधिकारियों को उनके इनाम का भी इंतजार है। पर मिस्टर क्लाइव, खजाना तो लगभग खाली हो चुका है, मैं और कहां से? तो जमीनें बेचिए नवाब, या अपने महल के गहने नीलाम कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका पैसा चाहिए। मीर जाफर समझ गया था कि उसने अपनों से गद्दारी करके ताज नहीं, अपने गले के लिए फांसी का फंदा खरीदा है। इतिहास में मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा गया, क्योंकि वो सिर्फ वही करता था जो रॉबर्ट क्लाइव उसे हुक्म देता था। लेकिन जब गद्दार को खुद गद्दारी का शिकार होना पड़े तो इतिहास कैसे पलटता है। कैसे एक और गद्दारी ने जन्म दिया 1764 के उस बक्सर के युद्ध को, जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए अंग्रेजों के हाथों में सौंप दी। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को खरीदकर बिना लड़े ही प्लासी का युद्ध जीत लिया था और नवाब सिराजुद्दौला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आज के इस एपिसोड में हम प्लासी के आगे की वो कहानी देखेंगे जिसे अक्सर स्कूलों में जल्दी से पार कर दिया जाता है। हम देखेंगे कि प्लासी की असली लूट क्या थी, डचों को कैसे समंदर में दफनाया गया और कैसे मीर जाफर के ही दामाद ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर वो खुली बगावत कर दी जिससे अंग्रेजों की रूह कांप गई। प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ द प्लासी प्लंडर, यानी बंगाल की ऐतिहासिक लूट। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकार नहीं थी, वो लालची व्यापारियों का एक गिरोह थी। मीर जाफर को नवाब बनने के एवज में कंपनी को करोड़ों रुपए देने पड़े। मीर जाफर ने कलकत्ता के पास 24 परगना की पूरी जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। रॉबर्ट क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पर 2,34,000 पाउंड का नकद इनाम मिला और साथ ही मुगल बादशाह से एक ऐसी जागीर क्लाइव के नाम करा दी गई जिससे हर साल 30,000 पाउंड की कमाई होती थी। इसे क्लाइव की जागीर कहा गया। बंगाल का खजाना पूरी तरह निचोड़ा जा चुका था। अंग्रेज अधिकारियों की मांगे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीर जाफर को अपने महल के सोने और चांदी के बर्तन तक बेचने पड़ गए। जब मीर जाफर को लगा कि अंग्रेज उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे तो उसने एक सीक्रेट चाल चली। उसने छुपकर इंडोनेशिया में बैठे डच व्यापारियों से संपर्क किया कि वो आए और अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालें। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की जासूसों की नजर बाज से भी तेज थी। उसे मीर जाफर की इस साजिश का पता चल गया। नवंबर 1759 क्लाइव ने अपनी सेना भेजी और बंगाल के चिनसुरा या बेदारा के युद्ध में डचों को इतनी बुरी तरह कुचल दिया कि डच हमेशा के लिए भारत छोड़कर इंडोनेशिया भाग गए। अब मीर जाफर की गद्दारी अंग्रेजों के सामने आ चुकी थी। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि ये कठपुतली अब उनके किसी काम की नहीं रही। 1760 में रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड लौट गया। उसकी जगह कलकत्ता का नया अंग्रेज गवर्नर बनकर आया हेनरी वेंसिटार्ट। वेंसिटार्ट ने देखा कि मीर जाफर कंपनी को पैसे नहीं दे पा रहा है। उसने मीर जाफर को हटाने का फैसला किया, लेकिन तख्त पर किसे बिठाएं? अंग्रेजों को एक ऐसी कठपुतली चाहिए थी जो उन्हें और पैसा दे सके, और ये मौका लपका मीर जाफर के ही दामाद ने, मीर कासिम ने। मीर कासिम मीर जाफर से कहीं ज्यादा चालाक और योग्य था। उसने अंग्रेजों के साथ एक गुप्त समझौता किया। उसने कहा, मुझे नवाब बनाओ, मैं कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी सौंप दूंगा और अंग्रेज अधिकारियों को लाखों का इनाम अलग से दूंगा। अक्टूबर 1760 में अंग्रेज सैनिकों ने मीर जाफर के महल को घेर लिया और उसे बंदूक की नोक पर गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसे इतिहास में 1760 की खामोश क्रांति यानी साइलेंट कूप ऑफ 1760 कहा जाता है, क्योंकि बिना एक भी कतरा खून बहाए बंगाल का नवाब बदल दिया गया। मीर कासिम बंगाल का नया नवाब बन गया और मीर जाफर को 15,000 रुपए महीने की पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। अंग्रेजों को लगा था कि मीर कासिम उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कठपुतली नहीं, एक शेर को तख्त पर बिठा दिया है। मीर कासिम एक बहुत ही योग्य और स्वाभिमानी शासक था। वो जानता था कि अगर बंगाल को बचाना है तो अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकलना होगा। नवाब बनते ही उसने सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने अपनी राजधानी ही बदल दी।
कलकत्ता में बैठे अंग्रेजों की रोज रोज की दखलंदाजी से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर बिहार के मुंगेर शिफ्ट कर ली। ये फिरंगी व्यापारी हमें दीमक की तरह खा रहे हैं। जब तक हम उनसे कोसों दूर नहीं होंगे, हम अपनी फौज तैयार नहीं कर पाएंगे। मुंगेर के किले को अभेद्य बना दो। मुझे ऐसी फौज चाहिए जो अंग्रेजों की तोपों का जवाब तोपों से दे सके। मुंगेर पहुंचते ही मीर कासिम ने यूरोपियन तर्ज पर अपनी सेना का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया। उसने एक अर्मेनियाई सेनापति गुरगीन खान को अपना कमांडर बनाया। मुंगेर में तोपें ढालने और तोड़ेदार बंदूकें बनाने के कारखाने खोल दिए गए। अंग्रेज कलकत्ता में बैठे बैठे हैरान थे। जो मुर्गी सोने का अंडा देने वाली थी, वो अब अंग्रेजों के लिए बारूद तैयार कर रही थी। मीर कासिम सीना तो बना रहा था, लेकिन असली लड़ाई हथियारों की नहीं, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी की थी। और इसका केंद्र था वो 1717 का फरमान दस्तक। अंग्रेज कंपनी के अधिकारी दस्तक का खुलेआम दुरुपयोग कर रहे थे। वो अपना निजी माल बिना टैक्स दिए निकाल लेते और भारतीय व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता। इससे भारतीय व्यापारी बाजार में अंग्रेजों से हार रहे थे और बंगाल का खजाना खाली हो रहा था। मीर कासिम ने कई बार अंग्रेजों से शिकायत की कि या तो आप लोग दस्तक का दुरुपयोग बंद करें या सिर्फ कंपनी के माल पर ही छूट लें, लेकिन लालची अंग्रेज कहां मानने वाले थे। और तब मार्च 1763 में मीर कासिम ने वो ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसका दी। अगर ये फिरंगी टैक्स नहीं देंगे तो बंगाल की सरजमी पर कोई भी टैक्स नहीं देगा। मैं आज से पूरे सूबे में आंतरिक व्यापार कर को पूरी तरह खत्म करता हूं। अब बंगाल का हर व्यापारी, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या फिरंगी, बिना टैक्स के व्यापार करेगा। मीर कासिम का ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने अंग्रेजों के विशेषाधिकार को एक झटके में खत्म कर दिया। अब भारतीय व्यापारी भी अंग्रेजों की बराबरी पर आ गए थे, लेकिन अंग्रेजों को बराबरी कहां बर्दाश्त थी। उनका घमंड टूट चुका था। अंग्रेजों ने इसे अपना अपमान और अपने अधिकारों का उल्लंघन माना। कलकत्ता से अंग्रेज सेना को हुक्म दे दिया गया, मीर कासिम को तबाह कर दो। 1763 की गर्मियों में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच कई छोटी लड़ाइयां हुई, जैसे कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया की लड़ाइयां। मीर कासिम की नई सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के तजुर्बे और तोपखाने के सामने टिक नहीं पाई। मुंगेर का पतन हो गया। हारकर मीर कासिम को बंगाल छोड़ना पड़ा। लेकिन मीर कासिम अभी हारा नहीं था। वो अपनी बची हुई फौज और खजाने के साथ भागकर पहुंचा मुगल साम्राज्य के एक और बेहद ताकतवर सूबे अवध। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और इत्तेफाक से उस वक्त अवध के दरबार में एक और बेहद खास मेहमान पनाह लिए हुए था। वो कोई और नहीं बल्कि पूरा मुगल आजम, दिल्ली का भगोड़ा बादशाह शाह आलम द्वितीय था। मीर कासिम ने इन दोनों के सामने अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का एक खौफनाक प्रस्ताव रखा। उसने शुजाउद्दौला से कहा, अगर हम आज एक साथ नहीं लड़ें तो कल पूरा हिंदुस्तान इनके कब्जे में होगा। हुजूर, मेरे पास अभी भी खजाना है। हम तीनों की फौजें अगर मिल जाएं तो उन चंद हजार फिरंगियों को समंदर में डुबोना कोई बड़ी बात नहीं। एक बार बंगाल हमारे हाथ आया तो दिल्ली का तख्त भी मुगले आजम के कदमों में होगा। ठीक है कासिम, अवध के नवाब की शमशीर अंग्रेजों का गुरूर तोड़ेगी। हमारा महागठबंधन मंजूर है। और इसी के साथ इतिहास का वो ग्रैंड अलायंस तैयार हुआ जिसकी कल्पना अंग्रेजों ने सपने में भी नहीं की थी। अवध के नवाब की विशाल फौज, मीर कासिम के प्रशिक्षित सैनिक और मुगल बादशाह के वफादार, तीनों ने मिलकर लगभग 40 से 50 हजार सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ी कर ली। ये भारत की 3 सबसे बड़ी ताकतें थीं जो कलकत्ता की तरफ मौत बनकर बढ़ रही थी। तारीख थी 22 अक्टूबर 1764। गंगा नदी के किनारे बिहार के बक्सर के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। एक तरफ थी 40 से 50 हजार सैनिकों वाली भारत की संयुक्त सेना और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज, जिसका नेतृत्व कर रहा था एक बेहद क्रूर और अनुशासित अंग्रेज कमांडर मेजर हेक्टर मुनरो। मुनरो के पास सिर्फ 7027 सैनिक थे। रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में नहीं था, वो इंग्लैंड जा चुका था। आंकड़ों को देखकर लगता था कि अंग्रेजों का बचना नामुमकिन था, लेकिन मैदान में जो हुआ उसने भारतीय इतिहास का सीना चीर कर रख दिया। प्लासी एक धोखा था, लेकिन बक्सर एक असली युद्ध था। हेक्टर मुनरो की सेना भले ही छोटी थी, लेकिन वो आधुनिक, अनुशासित और तोपखाने में बहुत एडवांस थी। दूसरी तरफ भारतीय गठबंधन सिर्फ नाम का गठबंधन था।
मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह की सेनाओं के बीच कोई तालमेल ही नहीं था। वो ऐसे लड़ रहे थे जैसे तीन अलग अलग सेनाएं हों। आर्टिलरी फायर! इन हाथियों को पीछे खदेड़ दो। इनकी भीड़ ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मुनरो की तोपों ने आग उगलनी शुरू कर दी। भारतीय सेना में भगदड़ मच गई। जब हार सामने दिखने लगी तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मीर कासिम भी अपनी जान बचाकर भाग निकला और 1777 में दिल्ली के पास एक गुमनाम और गरीबी की मौत मरा। और दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय, उसने बड़ी बेशर्मी से अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। बक्सर का युद्ध खत्म हो चुका था। 1757 के प्लासी ने अंग्रेजों को सिर्फ बंगाल का नवाब दिया था, लेकिन 1764 के बक्सर ने मुगल आजम को अंग्रेजों के पैरों में लाकर डाल दिया। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि सैन्य ताकत में अब अंग्रेजों को भारत में कोई नहीं हरा सकता। बक्सर की जीत के बाद कंपनी के डायरेक्टर्स ने 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर बनाकर भारत भेजा। क्लाइव का काम था जीती हुई ताकतों के साथ सौदा करना। क्लाइव ने अगस्त 1765 में 2 ऐतिहासिक संधियां की, जिन्हें इलाहाबाद की संधि यानी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। पहली संधि हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। क्लाइव ने अवध पर कब्जा नहीं किया क्योंकि वो अवध को मराठों के खिलाफ एक बफर स्टेट यानी ढाल बनाना चाहता था। उसने अवध के नवाब से 50 लाख रुपए का भारी हर्जाना वसूला और उसके 2 जिले इलाहाबाद और कड़ा छीन लिए। लेकिन सबसे बड़ा और दर्दनाक सौदा हुआ 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। क्लाइव ने बादशाह को वो छीने हुए वो 2 जिले और 26 लाख रुपए सालाना पेंशन दी और इसके बदले में बादशाह से वो कागज लिखवा लिया जिसने भारत को हमेशा के लिए अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। दीवानी का मतलब था इन तीनों सूबों का सारा टैक्स और राजस्व वसूलने का कानूनी अधिकार। अब अंग्रेज लुटेरे या व्यापारी नहीं थे, अब वो भारत के सबसे अमीर सूबे के कानूनी फाइनेंस मिनिस्टर या यूं कहें मालिक बन चुके थे। अब बंगाल का खजाना ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। लेकिन चालाक क्लाइव ने प्रशासन अपने हाथ में नहीं लिया। उसने बंगाल में एक नया खौफनाक सिस्टम लागू किया जिसे कहते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब था 2 लोगों का राज। दीवानी कंपनी के पास, निजामत यानी कानून व्यवस्था और जिम्मेदारी बंगाल के नए नवाब मतलब कि नज्म उद्दौला के पास। यानी नवाब के पास जिम्मेदारी थी लेकिन पैसा नहीं था और अंग्रेजों के पास सारा पैसा था लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं थी। इस सिस्टम ने बंगाल को निचोड़ कर रख दिया। कंपनी के अधिकारी किसानों से 3 से 4 गुना ज्यादा टैक्स वसूलने लगे। जो किसान टैक्स नहीं देता उसे कोड़े मारे जाते। इसी क्रूर लूट का नतीजा था 1770 का भयंकर अकाल। बंगाल में बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, लेकिन अंग्रेजों ने टैक्स कम करने की बजाय और बढ़ा दिया। उन्होंने सारा अनाज अपने गोदामों में भर लिया। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी लगभग 1 करोड़ लोग भूखे तड़प तड़प कर मर गए। कलकत्ता की सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे में कोई कमी नहीं आई। द्वैध शासन इतिहास का वो काला पन्ना है जहां अंग्रेजों ने अपनी इंसानियत पूरी तरह बेच दी थी। क्लाइव तो भारत को लूटकर इंग्लैंड वापस चला गया और वहां का सबसे अमीर आदमी बन गया। हालांकि बाद में इसी पाप के बोझ तले उसने 1774 में सुसाइड कर लिया। लेकिन बंगाल की इस तबाही और लूट की खबर जब ब्रिटेन की संसद में पहुंची तो वहां भी हड़कंप मच गया। उन्हें डर था कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी खुद इंग्लैंड के राजा से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। इसलिए कंपनी के इन लुटेरे अधिकारियों पर लगाम कसने के लिए इंग्लैंड से एक नया और खूंखार गवर्नर जनरल भेजा गया जिसने भारत में आकर सब कुछ बदल दिया। कौन था वो वॉरेन हेस्टिंग्स? क्या था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट? ये सब हम देखेंगे हमारी सीरीज के अगले और भी धमाकेदार एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे तुरंत लाइक करें। इस सीरीज के बाकी सभी एपिसोड्स देखने के लिए इस चैनल भोला साहू AI को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां होगी मैसूर के सुल्तानों और मराठों की सीधी टक्कर। तब तक के लिए जय हिंद।